नमस्कार, बात भारत की देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। बात करेंगे लगातार जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं। कल देर शाम भी एक हमला होता है और आतंकी एक सैन्य वाहन को निशाना बनाते हैं, घात लगाकर निशाना बनाया जाता है आर्मी व्हीकल को, जहां पर 2-3 आर्मी जवान शहीद हो जाते हैं और 2 जो पोर्टर्स हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो बहुत ही चिंता का विषय है। लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। आतंकियों के जो मंसूबे हैं वो किस तरह से वो पूरे करने में लगे हुए हैं और सुरक्षा बल जो है वो लगातार उनको नस्तो नाबूद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। गुलमर्ग में आतंकी हमले के एक दिन बाद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया सामने आई हैं। नेका अध्यक्ष ने कहा कि गुलमर्ग जैसे हमले तब तक होते रहेंगे जब तक भारत और पाकिस्तान दोस्ती का रास्ता नहीं खोज लेते और इससे जम्मू कश्मीर की परेशानियां खत्म नहीं हो जाती। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में गुलमर्ग के पास गुरुवार को आतंकवादियों द्वारा सेना के वाहन पर घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें कि 3 सैनिक और 2 सेना के पोर्टर जो थे वो मारे गए। हमले में एक अन्य सैनिक और साफ तौर पर जिस तरीके से संवाददाता से बात करते हुए फारूदुल्ला ने साफ किया है कि जब तक पाकिस्तान सुधर नहीं जाता तब तक हालत जो है वो स्थिर नहीं हो सकते जम्मू कश्मीर में, और कोई रास्ता जो है निकालना चाहिए पाकिस्तान को बातचीत का, सुलह करके भारत के साथ। इन सबके बीच में फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है और उसके बाद तरुण चुग ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी हैं, आइए देखिए। जनाब, 84 में से मैं देख रहा हूं ये आतंकवाद बंद नहीं हो रहा है। अरूज पे था उस वक्त, हमारे कई साथी शहीद हो गए, मगर ये बंद नहीं हुआ और ये हर साल चल रहा है, यानी कि बंद हुआ है। और जो इसको चलाने वाले हैं वो आपको मालूम है, वो ये समझते हैं कि इससे कश्मीर को पाकिस्तान से मिला देंगे। उस गलत फहमी में है। कश्मीर में 47 में फैसला कर लिया था कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, और अगर वो समझते हैं कि इससे वो कुछ कर सकेंगे, वो सिर्फ अपनी बर्बादी और हमारी बर्बादी कर रहे हैं, मुसलमानों की सारी तबाही कर रहे हैं। उन्हें ये बंद करना चाहिए, क्योंकि अगर ये चलता रहेगा तो एक दिन आएगा जबकि ऐसी लड़ाई होगी जिसमें कुछ नहीं बचेगा। अगर ये वही चाहते हैं तो उसके लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जब पानी उस घड़े में भर जाएगा और नहीं बर्दाश्त करेगा तो असर वही होगा। उनको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है यूक्रेन में, उन्हें देखना चाहिए क्या हो रहा है शाम में, क्या हो रहा है ईरान पे आजकल, क्या हो रहा है फ़लस्तीन पे, क्या हो रहा है लेबनान में, और किस तरह बर्बादी हो रही है। क्या ये वही बर्बादी चाहते हैं? जो गरीबी है उसको और गरीब करना चाहते हैं। बंद करें, खुदा के वास्ते बंद करें इसको। किस तरह से ये बंद हो सकता है? ये तो जनाब जो ये चला रहे हैं उनको सोचना चाहिए, ये उनको सोचना चाहिए। मैं नहीं जानता क्या करना चाहिए इसको? ये वो जानते हैं। डॉक्टर साहब, अभी देखा जाए तो मैक्सिमम जो मीटिंग्स होती है एलजी के साथ या जिस पाकिस्तान षड्यंत्र रच रहा है, पहले की तरह उसके सभी षड्यंत्र निष्फल होंगे। देश की सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। एक भी आतंकवादी बख्शा नहीं जाएगा। जिनके हाथों में हथियार हैं और भारत के नागरिकों पर हमले कर रहे हैं, उन्हें या तो जेल में पहुंचाया जाएगा या कब्र में लेटाया जाएगा। शांति बहाली हमारी सरकार की, भाजपा सरकार की वचनबद्धता है और हमने करके दिखाई। जम्मू कश्मीर में दशकों बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की जीत हुई है। साफ तौर पर जिस तरह से प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी एक प्रतिक्रिया दी है और सुर कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। चर्चा का विषय है, चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो जुड़ चुके हैं। भाजपा से सुमित शर्मा हैं और डॉक्टर सुखविंदर है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और जगदीप सिंह हैं कांग्रेस से। आप तीनों का स्वागत है और बातचीत आपसे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी रहेगा। सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जाऊंगा मैं, डॉक्टर सुखविंदर सिंह जी।
आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल आपसे, ये कितनी बड़ी चुनौती है लगातार आतंकी हमले होना जम्मू कश्मीर के अंदर? सिर्फ महज ही कुछ ही दिन हुए हैं अभी सरकार बने हुए, और लगातार आतंकी हमले, किस तरह से रोकथाम करनी पड़ेगी? कितनी बड़ी चुनौती जो है ये सुरक्षा बलों के लिए? देखिए, आप तमाम पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, चुनौती की बात तो बहुत बड़ी है। ये 1947 से लेकर आज तक जो पाकिस्तान है वो बार बार ये इस चीज़ पे हरकत करता रहता है वो कि जम्मू कश्मीर के किसी तरीके से हालात खराब किए जाएं। देखिए, हमारा शांतिपूर्वक 2 चुनाव जो हमारे जम्मू कश्मीर में बड़े अच्छे से हुए और जिसमें लोगों ने भी बड़ी खुल के वोटिंग की, तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो पाकिस्तान को ये ऐसा हो रहा है इस वक्त के वो लोग जो कल तक ये देखते थे कि पाकिस्तान का हम हिस्सा बनाएंगे जम्मू कश्मीर को, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी चुनौती मैं समझता हूँ पूरे भारत के लिए भी है और खास तौर पे जम्मू कश्मीर में। देखिए, एक चीज फारूक अब्दुल्ला जी ने आज बड़ी क्लियरली जो साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान चाहे जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज से भी एक बड़ा अच्छा मैसेज आता है पूरे भारतवर्ष को कि एक तरफ जम्मू कश्मीर के नाम पर जो कल तक पूरे भारत में वोट बटोरने की कोशिश की जाती थी, वो आज वही जम्मू कश्मीर खुल के अगर भारत के साथ जो चलने की पूरी कोशिश करने की कोशिश कर रहा है, तो ये इन चीजों से भी पाकिस्तान को बहुत बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। देखिए, जो शहीद हो रहे हैं हम उनको श्रद्धांजलि भेंट करते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज को भी देखना पड़ेगा कि वो कौन लोग हैं इस तरीके से रैकिंग भी करते हैं, अटैक भी करते हैं, हमारी लोगों की जान भी चली जाती है और वो बड़ा सेफली स्मूथली यहाँ से निकल के चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज को भी इन चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान देना तो बहुत जरूरी है। मैं सुमित शर्मा जी की बात चलूंगा। सुमित शर्मा जी, साफ तौर पर आतंकी हमले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है केंद्रीय गवर्नमेंट को भी? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूं कि जिस तरह की जो ये छुटपुट हरकतें पाकिस्तान जो हमेशा से करता आ रहा है, तो वो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। उसके लिए हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और जितने भी हमारे यहाँ पे जैसे हमारी जेकेपी पुलिस है या जितने भी फोर्सेस है, वो सारे लगातार इनके ऊपर नजर रखे हुए, जहां भी कोई ऐसी हरकत होती है वहां पे आप देखिए 1 या 2 दिन में उनको उस चीज का जो है सबक मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमेशा से एक ही चीज आती जा रही है, जिसका हम बार बार आपके चैनल के माध्यम से भी और कई चैनल्स में हमने एक बार बोल चुके हैं कि यहाँ पे स्थानीय लोगों को हमारा और सेना का साथ देना पड़ेगा। क्योंकि ये क्या करते हैं कि कोई ऐसा इंसिडेंट करके कहीं छुप जाते हैं, और जहां छुपे जाते हैं तो वो साफ स्पष्ट है कि कोई ना कोई जो है जो इनकी मदद करते हैं वहां पे। अब जो मदद करने वाला है वो तो सुधर जाए, या तो वो देश के, आप किसी भी एंगल से लगता है कि वो देश के हित चाहता ही नहीं है, वो देश के लिए उसका योगदान ना के बराबर है, उसकी सोच पाकिस्तान से मिलती है क्योंकि उसके अंदर इंसानियत नहीं है, वो सुधर जाए। ऐसे लोगों को जो उनको शरण दे रहे हैं उन्हें सावधान रहना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि उनके एक गलती से कई जानों का नुकसान हो रहा है। क्योंकि उनके ऊपर भी कानून ने खड़े जो है एक्शन लेने के जो पूरे के पूरे फैसले दे दिए हैं कि कोई भी अगर पाया गया तो उसके ऊपर एक्शन होगा। लेकिन बात आके वहीं पे रुकती है कि आतंकवाद का सफाया के लिए पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा देश खड़ा है, लेकिन अगर जो लोग इनकी सहायता कर रहे हैं उनको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई अगर देश के साथ चलना है तो ठीक है, अदरवाइज जो हरकतें कर रहे हैं तो सजा के लिए भी तैयार है। उनकी गलती का खामियाजा जम्मू कश्मीर को मिल रहा है, और जो भी दोगला रोल यहाँ पे प्ले करेगा, डबल रोल की पॉलिसी कहीं यहाँ पे नहीं चलनी चाहिए, ना डबल रोल की पॉलिसी सहन की जाएगी। थोड़ी भी अगर कहीं जगह पे लगी कि किसी ने डबल रोल वाला सीन यहाँ पे किया है, तो जम्मू कश्मीर की जनता और सेंट्रल गवर्नमेंट और पूरा देश उसको बख्शने वाला नहीं है। उम्मीद यह रहेगी कि जम्मू कश्मीर की जनता को एक अच्छे और एक तरीके के साथ लेके चला हर चला जाए, और हर शख्स जम्मू कश्मीर को अपना समझ के एक साथ खड़ा रहे, और पाकिस्तान बहुत की जो जरूरी है हरकत है सुमित शर्मा जी, उसका बहुत जवाब जरूरी है उसे कि एक मिलेगा। साथ खड़ा होना। एक मंच पर मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, जगदीप सिंह जी, मैं उनका रुख करता हूं। जगदीप जी, आप जिस तरह से ये हमले हो रहे हैं, किस तरह से कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है? क्या लगता नहीं हर एक सियासी दल को एक साथ एक मंच पर आना चाहिए? केतनी साहब नमस्कार।
इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मैं 2-3 बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे मित्र ने जिस तरीके से अपनी बात रखी और ये कहा कि बहुत बेहतरीन लग रहा है कि जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो मरकज के साथ है, तो मैं बराए मेहरबानी इनको बता दूं, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस, बट ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिनके शेख अब्दुल्ला साहब ने जब भारत पाक विभाजन की बात आई थी तो भारत के साथ खड़ा होना स्वीकार किया था। मकबूल शेरवानी से इतिहास निकाल कर देख लें तो जरूरत नहीं है फारूक अब्दुल्ला के सुर बदले। ये जो मीडिया का एक वो सेट प्रेजुडाइस है, पहले तो जरा इसे बदलने की जरूरत है। जितने भी मजे हुए राजनेता है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने हमेशा वकालत की है कि मामले की जड़ तक पहुंचा जाए। अब जरा दूसरी बात मैं बता दूं, भाजपा के मित्र कह रहे हैं छिटपुट घटनाएं, ये संवेदनशीलता है इनकी। निरंतर आतंकी हमले, टारगेट किलिंग्स का सिलसिला 2021 से जारी है। क्यों नहीं ये समझने की कोशिश कर रहे कि क्या मूलभूत कारण है? क्या ये जानते हैं कि 2021 में जब सिन्हा सरकार ने वो पोर्टल बनाया जिसमें कश्मीरी पंडितों की वापसी को एक तरह से जबरन थोपने की कोशिश कश्मीर पर की गई, क्या पॉलिसीज है इनकी? और कौन लोग बैठे हैं ब्यूरोक्रेसीज में जो मतलब काफी का मग जो है टांग पे टांग रखकर पिएंगे, अंग्रेजी में चटर बटर करेंगे। डू दे नो हाउ यू विल हैव टू रिकंसाइल ऑल these national and international issues? किस तरीके की पॉलिसीज बननी चाहिए? कौन से आतंकी संगठन की क्या कमजोरियां हैं? किस आतंकी संगठन ने किस तरीके से जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? उसे कैसे कब अब करना है? हिजबुल और जैश के बीच का फर्क क्या है? टीआरएफ को कहां से जो है पैसा जो है वो मिल रहा है? कैसे ड्रग मनी इसके लिए एक बड़ा अहम तरीन कारण बन रही है। हकीकत यह है कि गवर्नर हाउस में बैठे वो तमाम अधिकारी जो देश के बाकी हिस्सों से यहाँ डिप्यूट किए गए हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर के बारे में लेश मात्र जानकारी नहीं है। और ये एक इतना संवेदनशील मुद्दा है केरनी साहब, जब तक इस पर बड़ी गहराई से मनन नहीं होगा, तमाम उन बिंदुओं पर सिलसिलेवार ढंग से बातचीत नहीं होगी आपस में। देखिए, पाकिस्तान आपकी बात सुनने वाला नहीं है, उसको उसी की जुबान में कूटनीति के साथ जवाब देना पड़ेगा और उसके लिए आपकी पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए। आपने तो कनाडा और अमेरिका को दुश्मन बना लिया। आपके गृह मंत्री पर देश के सबसे बड़े गैंगस्टर के साथ रिश्ते होने के आरोप लग रहे हैं। ये तो आपकी नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसीज का हाल है। तो आप कैसे कश्मीर में मिलिटेंसी को कब करेंगे और कैसे ये टारगेट किलिंग्स का जो सिलसिला है वो रुकेगा? इस पर एक बेहतर पॉलिसी के साथ मंजे हुए लोगों को, जिनको जानकारी है आतंकवाद से कैसे लड़ा जाए, जिनका अनुभव है, उनको लेकर आना होगा, फिर जाकर बात बनेगी। जी केरनी साहब। बिल्कुल जगदीप जी, बात सही है। मैं दोबारा आप से ही सवाल रहेगा मेरा कि जिस तरह से यहां पर ब्लैक शीप्स जो हैं उनको किस तरह से पकड़ा जाए, क्योंकि एक बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट के यहां पर कुछ भी मुमकिन नहीं हो सकता। क्या आप इस बात को मानते हैं? और साथ ही साथ हमारा जो युवा है यहाँ का, उसका माइंड वॉश किस तरीके से किया जा रहा है? वहां उस पार बैठे पाकिस्तान आका जो है उनके, वो माइंड वॉश किस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर के युवा का कर रहे हैं? केरनी साहब, अगर आपने पुलवामा हमले पे थोड़ा सा आपको मैं विस्तृत ढंग से बता दूं, जब आप उस पर वर्कआउट करेंगे और देखेंगे जिस तरीके से राकेश बबाल साहब जो कि आईपीएस थे जिन्होंने इसकी जांच की, जिस तरीके से उन्होंने कड़ियां जोड़ी, तो उसमें क्या निकल कर सामने आया? आज सोशल मीडिया का दौर है, कश्मीर का नौजवान पढ़ा लिखा है, स्मार्ट है, बिकॉज ही और शी पजेस द स्मार्टफोन। तो अगर आप ये समझते हैं कि चंद इसकी मदद से मिलिटेंसी सरवाइव कर रही है, तो मैं ईमानदारी से आपको बता दूं, ये बड़ा कारण नहीं है। दिक्कत कहां है कि बड़े पैमाने पर इन्फिल्ट्रेशन होती है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को पता नहीं चलता। जब पहला हमला डोडा में हुआ, एक बड़ी न्यूज एजेंसी ने ये खबर चलाई, 3 दिन पहले चलाई, कि मिलिटेंट्स वहां पर बैठे हैं, उसके बावजूद 2 हमले लगातार हुए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मैं फिर से बता दूं, जो दुनिया के उन्नत देश हैं जिन्होंने मिलिटेंसी से लोहा लिया है, ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकी को, दुर्दांत आतंकी को पाकिस्तान में घुसकर मारा है, उन लोगों का जब आप वर्कआउट देखते हैं तो आपको पता चलता है कि व्हाट काइंड ऑफ सगेशियस एंड रैशनल पीपल आर वर्किंग विद देम, दे नो हाउ टू कर्ब इट। और जो उनका तरीका है काम करने का, आज जरूरत है आपको ये समझने की कि वो लोग जो फैसला ले रहे हैं, जो मिलिटेंसी से जुड़े हुए मुद्दों पर अपने विवेक से, अपने पिछले अनुभव से
कोई फैसला लेते हैं, क्या वाकई उनको कश्मीर की समझ है? क्या वो जानते हैं किस मिलिटेंट संगठन जो आतंकी ग्रुप है उसकी वर्किंग की प्रक्रिया कैसी है, उसकी फंडिंग कहां से हो रही है? अगर ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं तो आपको पहले तो ये मानना पड़ेगा कि अब तक की आपकी कार्रवाई इतनी पुख्ता नहीं थी कि आप उस ढांचे को निपटा पाते। क्यों? मैं आपको एक और चीज बता दूं, आज जो हमारे आखिरी गवर्नर थे सत्यपाल मलिक साहब, उनके जमाने में ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हुआ और मोदी जी ने, मैं ये आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, उनको फ्री हैंड दिया था, ये सच्चाई है। और उसके बाद आप देखिए किस तरीके के नतीजे आए। लेकिन जब से मनोज सिन्हा साहब को यहाँ बिठाया गया है और बाहर का कैडर जो है आईपीएस और आईएएस लॉबी का यहाँ लाकर जो है डिप्यूट कर दिया गया है, उनको लेश मात्र समझ नहीं है किस तरीके से कश्मीर जैसे नितांत संवेदनशील मुद्दे के ऊपर अपनी आपने सिक्योरिटी पॉलिसीज को बनाना है। ये बड़ा, दिस इज द बेसिक रशनल साहब, जो इस सारे मामले की जड़ है। मैं रुक करूंगा डॉक्टर सुखविंदर जी का। डॉक्टर सुखविंदर जी, जिस तरीके से साफ तौर पर एक बहुत चिंता का विषय है ये, लगातार आतंकी हमले होना और जो श्रमिक हैं वहां पर आए हुए उनके ऊपर हमले होना, विकास कार्यों में बाधा डल रही है, तो बहुत चिंता का विषय है। पर उन सबके बीच में कल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक एक्स के माध्यम से पोस्ट करते हैं, उसमें साफ तौर पर लिखते हैं कि बहुत चिंता का विषय है, पर ये एक आतंकी हमले लगातार होना एक कंसर्न है। तो मैं इस कंसर्न का मतलब समझना चाहूंगा आपसे। देखिए, मेरे कांग्रेस के मित्र ने एक दो चीजें कही कि शायद मेरे बारे में, क्योंकि उनको शायद हिस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं। मेरे कहने का मतलब ये था कि एक वक्त था कि पाकिस्तान कश्मीर को युवा के, जो कश्मीर का युवा उसको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा था। मगर आज जो कश्मीर का युवा है, नौजवान है, वो कहीं ना कहीं भारत के साथ मिलके, जो कल तक कुछ युवा लोग जो एंटी नेशनल स्लोगन लगाते थे, वो आज उन लोगों ने वो गन छोड़ के वो जो चीज है वो भारत के साथ मिलने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी, इस वक्त मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के युवा, इस बार आप देखेंगे इलेक्शनों में ही कितने युवा ने जो पार्टिसिपेट किया है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि एक तरफ से पाकिस्तान कश्मीर को अपना कहने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ से जो कश्मीर का युवा है वो कहीं ना कहीं भारत के साथ मिलकर आगे चलने की कोशिश कर रहा था। मेरे कहने का मतलब ये था। देखिए, जैसे आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला जी ने कहा ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, तो नो डाउट देखिए, जब सिरड़ा से लेकर रजौरी पूंछ तक इतने बड़े बड़े अटैक हुए, तो तब भी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था हमारे जम्मू कश्मीर के लिए कि जो एक जम्मू रीजन के में ये फर्स्ट टाइम है हिस्ट्री जम्मू कश्मीर की, जो देखिए उसमें इतने बड़े बड़े अटैक जो इस एरिया में हुए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गंभीर चिंता मैं समझता हूँ ये है। तो इस चीज को समझने के लिए आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी ने जैसे कि दो तीन चीजें कही। उन्होंने कहा पाकिस्तान को आप सीरिया को देख लीजिए, आप लेबनान को देख लीजिए, आप इजराइल को देख लीजिए, उनका क्या हाल है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने खुले शब्दों में पाकिस्तान को ये जरूर कहा कि अगर आप भारत के साथ अगर इस तरीके से रिलेशन रख के करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं आपका ये भी हाल होगा। तो इस वक्त जो मैं समझता हूं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में यूटी सरकार है, इस वक्त भी जो कहीं ना कहीं सारी जो पावर्स हैं वो एलजी के पास हैं, कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा जम्मू कश्मीर में रहता है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ अगर इस वक्त अगर ये कोई कहे कि सरकार बनने के बाद जो चुनाव होने के बाद ये अचानक से आतंकी हमले हो रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे थोड़ा पीछे चले जाए। 10 सालों के बीच बहुत ज्यादा हमले जो मैं समझता हूँ इस वक्त जम्मू रीजन में हो। तो कहीं ना कहीं इस वक्त सेंटर को एक सख्त कदम में एक जरूर आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, अब वो दिन नहीं रहा कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करने से या पाकिस्तान को इस तरीके से करेंगे। अब हमें वो वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान के साथ टेबल टॉक तो हमने बहुत बार कर लिया, हमने बहुत सहमति बना ली। जयशंकर जी भी गए थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की यात्रा करके आए। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इस वक्त सख्त से सख्त कदम अगर उठाया जाए, पाकिस्तान को उसकी हद जो हैसियत है, मैं समझता हूँ कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक भारत सरकार को खुले शब्दों में ये कह रही है कि आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। और कहीं ना कहीं इस वक्त मैं समझता हूँ पैनलिस्ट में जितने बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं या जितने भी हैं हमें सुनने वाले इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग, वो तभी सभी चाहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और उसकी हद जो है उसको कहीं ना कहीं बताई जाए। मैं रुक करूंगा सुमित शर्मा जी का। सुमित शर्मा, जिस तरीके से साफ तौर पर विपक्षी दल जो है वो बहुत बार ऐसे आरोप लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं कि 2014 के बाद लगातार लोकल स्पोर्ट जो है वो बढ़ी है।
चलिए मैं कांग्रेस का रुख करता हूं, जगदीप सिंह के पास चलता हूं। जगदीप जी, जिस तरीके से साफ तौर पर विपक्ष हमेशा यही निशाना साधता आया है कि 2014 के बाद लगातार जो आतंकी गतिविधियां हैं, उनकी जो लोकल सपोर्ट है वो बढ़ती हुई नजर आई है। केडी साहब, reluctantly, I would just like to know, Mr. Sujinder Singh. In fact, he is not trying to get it, but I'm trying to let the public know that a vendetta which was being pursued by the mainstream media with their banal words, with their freaking statements against all those mainstream Kashmiri leaders, which includes Dr. Farooq Abdullah also. मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो तमाम नेता हैं कश्मीर के, ये हमेशा से भारत के साथ खड़े हैं, तो ये कह देना कि उनके सुर बदल गए, ये सही नहीं है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, मैं फिर से कह दूं, आप मुझे बताएंगे अभी जो हमला टनल के पास हुआ, जिसमें हमारे कितनी बेशकीमती जानें चली गई, उसके बाद एलजी साहब एक मीटिंग लेते हैं हाई लेवल की। हैव यू सीन योर चीफ मिनिस्टर इन दैट मीटिंग? नो। कारण साफ है, क्योंकि आपने पहले दिन से ये लकीर खींच दी जब आपने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 55 लागू की कि आपके अख्तियार जो है वो सीमित है। चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो दिवंगतों के परिजनों से जरूर मिलते हैं, लेकिन आगे कैसे आतंकवाद से लड़ा जाए उनको वहां जगह नहीं मिलती बैठकर अपनी बात रखने की। मुद्दा ये है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैं एक उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं। कश्मीर संघर्ष समिति के एक बड़े नेता है मिस्टर संजय टिक, उन्होंने 2021 में जब टारगेट किलिंग्स शुरू हुई, उन्होंने एक बयान दिया और उसमें उन्होंने हवाला दिया सिन्हा सरकार के उस पोर्टल का जिसमें कश्मीरी पंडितों को ये मौका दिया गया कि वो अपनी प्रॉपर्टीज को क्लेम करें। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, उनका हक है, उनकी प्रॉपर्टीज उनको मिलनी चाहिए। लेकिन 30 साल के बाद जब आप डिस्ट्रेस सेल के नाम पर ये कहते हैं कि जो व्यक्ति वहां पर बैठा है उससे आप एकाएक छीन कर प्रॉपर्टी कश्मीरी पंडितों को दे देंगे, तो उससे क्या होगा? समाज में दरार और रार जो है वो बढ़ेगी। जरूरत थी दोनों पक्षों को बिठाकर मामले को सॉर्ट आउट करने, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं हुआ। और डिस्ट्रेस सेल, यानी डिस्ट्रेस सेल क्या? जो कश्मीरी पंडित जिन्होंने डेलिबरेटली भी अपनी जगह अपनी प्रॉपर्टीज बेची, उन्होंने भी क्लेम जब किया तो दो समुदायों के बीच में रार बढ़ना लाजमी था। तो ये आपकी दूरदर्शिता को बताता है, और ये मैं नहीं कह रहा, कश्मीरी पंडित लीडर्स कह रहे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा ये जो टारगेट किलिंग्स लगातार हो रही हैं, इनके पीछे की जो असली वजूहात है वो एक मैसेज देना है इंटरनेशनल लेवल पे कि कश्मीर में सब कुछ सही नहीं है। अब अगर सारा ठीक रहा, ओवरग्राउंड वर्कर्स पर फोड़ दिया जाएगा कि ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है उनकी वजह से दिक्कत हो रही है, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। अरे भैया, आपको रोका किसने है? होम डिपार्टमेंट आपके पास है, नेशनल सिक्योरिटी से सारे कंसर्न आपके पास है, मरकज में सरकार आपकी है। आपसे मालदीव जैसा देश नहीं संभला बित्ती भर का, जिसका प्रेसिडेंट अपनी सदन में खड़ा होकर कहता है और आपको अपनी गिने चुने सैनिक वापस बुलाने पड़ते हैं। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों के साथ आज आपके जो संबंध थे, राजनीतिक रिश्ते थे, वो इतने खराब हो गए कि एक मुल्क से तो आपको अपने राजनयिक वापस बुलाने पड़े। मैंने पहले भी बताया, मैं फिर से कह रहा हूं, जब अमित शाह मेरे भी गृह मंत्री, जब देश के गृह मंत्री पर यह आरोप कोई बड़ा मुल्क दुनिया का लगाता है कि उनके रिलेशंस जो हैं वो टॉप गैंगस्टर के साथ है और वो गैंगस्टर जेल के अंदर से सोशल मीडिया पर बयान जारी करता है, अभी जो हत्या हुई महाराष्ट्र में वो क्या था? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि केंद्र में बैठी सरकार को ये समझना होगा कि जम्मू कश्मीर केवल सियासी मफाद भुनाने का जरिया नहीं है। जम्मू कश्मीर एक नितांत संवेदनशील प्रदेश है और इसमें आपको बड़ी ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। आपको वो तमाम जो लर्न्ड एसोसिएट्स हैं, जिनके इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर या मिलिटेंसी के ऊपर जिनका वर्कआउट है, जिनको समझ है, उनको लाइए और उनको बिठाकर अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज को बेहतर कीजिए। बिल्कुल जगदीप जी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आखिर के। मेरे पास समय कम है। आप सबका धन्यवाद। सुमित शर्मा जी आपका भी, डॉक्टर सुजिंदर सिंह जी आपका भी, जगदीप सिंह जी आपका भी। बहुत अहम विषय है ये चर्चा का, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आतंकी हमले बढ़े हैं तो ये चिंता का विषय है। अब किस तरह से कड़ा प्रहार किया जाता है आतंक के खिलाफ, हर एक राजनीतिक दल को एक मंच पे आने की जरूरत है इस आतंक को खत्म करने के लिए। फिलहाल वक्त हो छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं वापस।